हेलो दोस्तों, 10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने ज़माने का अपने पहले सफ़र पर निकलता है। जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और उनके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर एक्टर्स तक जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड संभाले है 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। ये ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी शिप है, बल्कि इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई है वो दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में इस शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी 7.5 मिलियन डॉलर्स, जो कि आज के समय में 400 मिलियन डॉलर्स के बराबर है। और जिस तरह की सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में कि इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इस टाइटैनिक जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर, उन्होंने पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था कि यह जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपनी कोर्स को 2 बार बदलती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। 40 किलोमीटर पर आवर की तेजी से यह जहाज आगे बढ़ता है अपने लक्ष्य की ओर। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार को कम नहीं करते हैं। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा क्रोज नेस्ट में बैठा है। ये अचानक से अपने सामने देखता है एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ है। जल्दी से घंटी को 3 बार बजाता है ताकि लोग सुन सके। फिर फोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर्स को। वो चिल्लाकर कहता है, सामने हमारे एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को यह मैसेज देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज जाकर इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। टकराव के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर। जो आसपास मौजूद जहाज होंगे वो शायद हमारे सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचाने के लिए आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद एक वो सिग्नल भेजते रहते हैं, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। 20 मिनट बाद 12:20 पर आरएमएस कारपेथिया, एक जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये जहाज पास था, लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर चलकर भी टाइटैनिक की तरफ जाएगा तो इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लग जाएगा। बाकी क्रू मेंबर्स फ्लेयर्स और रॉकेट्स जलाते हैं हवा में, इस उम्मीद में कि आसपास कोई शिप होगी तो वो ध्यान देगी हमारी तरफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया जहाज के अलावा किसी और जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर को अब लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करके बचाया जाए। प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी मिलेगी लाइफ बोट्स में बैठने की। जहाज में बैठे पैसेंजर्स की बात की जाए तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था। ज्यादातर पैसेंजर्स मानते थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम टकरा गए थे, लेकिन जहाज नहीं डूबने वाला। जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई तब उनमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन सिर्फ 28 लोग इस लाइफ बोट में बैठ गए। आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतरी। लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया। टाइटैनिक अब टिल्ट होने लगा था। धीरे धीरे पैसेंजर्स ने रियलाइज करना शुरू कर दिया कि एक्चुअली में यह जहाज डूब सकता है। और जब पैसेंजर्स को यह रियलाइज हुआ तो पैनिक में लोग इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे तक पानी इतना भर चुका था जहाज के आगे वाले कंपार्टमेंट में कि जहाज का जो आगे वाला हिस्सा था वो पानी के अंदर डूबने लगा। जब जहाज का टिल्ट इतना ज्यादा हुआ तो पूरी तरह से हड़बड़ी मचने लगी। लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे लाइफ बोट्स में बैठने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट सिर्फ 20 ही मौजूद थी टाइटैनिक पर।
इस पर सिर्फ 1200 लोग ही आ सकते थे, लेकिन जहाज में 2200 के करीब लोग थे। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। करीब 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर धीरे धीरे पानी में डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे टाइटैनिक को डूबने में। जो 1500 लोग जहाज पर मौजूद थे वो या तो जहाज के साथ पानी में डूब गए, या फिर जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इस टेम्परेचर पर अगर आप पानी में गिरोगे तो कुछ मिनटों के अंदर आपकी मौत हो जाएगी ठंड की वजह से। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ कहा जाता है अंत तक अपने व्हील पर ही बने रहे थे और जहाज के साथ डूब गए। RMS कारपेथिया जहाज जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने निकला था वो इस लोकेशन पर पहुंचता है 3:30 से 4 बजे के बीच। जो लाइफ बोट्स में लोग निकल गए थे, करीब 705 लोग थे, उन्हें यह जहाज सक्सेसफुली बचा लेता है। कैसा लगेगा दोस्तों अगर मैं कहूं कि उस रात एक और जहाज मौजूद था टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर, जो टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक में बैठे पैसेंजर्स को बचाने के लिए। ये बात सच है। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्निया। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से सिर्फ 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज आइसबर्ग की वार्निंग का SS कैलिफोर्नियन की तरफ से ही आया था। कैलिफोर्नियन जहाज रात के लिए रुक गया था और करीब 11:15 पर अपना रेडियो ऑफ कर दिया था। वो समुद्र में आगे नहीं बढ़ना चाहता था खतरों को देखते हुए। जहाज को रात के लिए रोक रखा था, रेडियो टर्न ऑफ था। यही रीजन था कि कोई सिग्नल नहीं पहुंच पाया इस जहाज तक। अगर उस रात कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने इन रेडियो सिग्नल्स को सीरियसली लिया होता तो टाइटैनिक में मौजूद कितने लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। अगले दिन सुबह जब ये रेडियो ऑन करते हैं तो इन्हें SOS कॉल्स मिलती है टाइटैनिक से। जब वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज पानी में फ्लोट करती हुई दिखती है। लेकिन इतने बड़े डिजास्टर के पीछे सिर्फ एक आदमी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, और भी लोगों की गलतियां थी। लाइफ बोट्स की बात करें तो 100 लाइफ बोट्स की कैपेसिटी थी जहाज में, लेकिन 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थी उस वक्त, क्योंकि कंपनी को ऐसा लगता था कि यह जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता। अगली गलती थी स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद रॉबर्ट हिचेंस की। उस रात जब ऊपर से संदेश आया कि सामने एक आइसबर्ग है, तो जो ऑफिसर डेक पर मौजूद थे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि जहाज को एक्चुअली में लेफ्ट साइड टर्न कर लो। लेकिन पैनिक में आकर रॉबर्ट हिचेंस ने इस मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर लिया और उन्होंने जहाज को राइट की तरफ मोड़ दिया। ये आइसबर्ग के और करीब ले जा रही थी। क्यों कैप्टन ने इस जहाज की स्पीड को धीरे नहीं किया? एक पॉपुलर थियरी निकल के आती है कि जोसेफ ब्रूस, जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के, उन्होंने कैप्टन स्मिथ को इन्फ्लुएंस किया कि शिप की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। प्रेशर बनाए रखा कंपनी की तरफ से। जबरदस्त प्रेशर था कि इन जहाज को अपनी पहली जर्नी को सिर्फ 6 दिन में ही कंप्लीट करना है, ताकि एक रिकॉर्ड टूट सके। हम ये दिखा सके कि यह जहाज टाइटैनिक ना सिर्फ महंगा, सबसे बड़ा और सबसे तेज जहाज भी है। जब टाइटैनिक डूबा तो इस जहाज को पानी के अंदर ढूंढने में 70 साल का समय लग गया। सितंबर 1985 में एक अमेरिकन ओशियन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलार्ड और फ्रेंच ओशियानोग्राफर, इन्होंने टाइटैनिक को समुद्र के नीचे ढूंढा और 2 अलग अलग टुकड़े मिले इस शिप के। ये टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे। आज के दिन इतने सालों बाद जो शिप पानी के अंदर डूबी पड़ी है, इन्वायरमेंट इसे धीरे धीरे इरोड कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।